Dear viewers, today I am presenting 10th lecture of NET JRF series, primarily based on the textbooks, that is like NCERT and Madras textbooks, IGNOU study material, and so on and so forth. I am very obliged for your sincere support throughout our journey, and I hope your motivation will help me to continue this journey forward. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके सामने इस तरह हैं। ये जब्त, स्वामीमलाई, जॉन ओविंगटन, हस्ट-बिहिस्ट, द ब्लैक एंड वाइट टॉम एंड द मणिग्रामम एंड नानादेशी, ये कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको, अगर आप 7th क्लास की चैप्टर 6 और 7 का हिस्ट्री का बुक्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ मिल जाएंगे आपको, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ऑल्दो दीज कीवर्ड्स आर मेंशन्ड ओवर देयर। लेकिन हम इसको नेट और जेआरएफ के लेवल पे जाके थोड़ा सा स्टडी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे पेपर के लिए। और यह एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, आप खुद भी इस चीज़ को डेवलप कर सकते हैं कि जब भी आप कोई रीडिंग कर रहे हो तो वहाँ से इस तरह के कीवर्ड्स को उठाएं और फिर उस पर सर्च करना शुरू करें। चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक हमारा है वो हस्ट-बिहिस्ट या हस्ट-बिहिस्ट। ये दो अलग अलग इसके प्रोनाउंसिएशन हैं और राइटिंग है। इसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है 8 हेवंस। हस्ट-बिहिस्ट का जो लिटरल मीनिंग है वो 8 हेवंस और पैराडाइज इन पर्शियन, फारसी शब्द है ये। और हम यहाँ पे इसको दो कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है कि ये एक आर्किटेक्चरल प्लान की तरह देखा जाता था, खासकर मुगल पीरियड में, कि एक सेंट्रल हॉल होता है, उसके चारों तरफ 8 कमरे होते हैं, मतलब चारों तरफ मिला के 8 कमरे होते हैं। यहाँ डिज़ाइन में आप समझ पाएंगे, जो ये फिगर हमने ड्रॉ किया है, ये एक सेंट्रल हॉल है यहाँ पे, और उसके बाद ये 3 और यहाँ 3, 6 और एक ये कमरा और एक यहाँ एक कमरा, तो 8 कमरे, तो टोटल 9, उसमें 9 कमरे होते थे, जिनमें से जो द सेंट्रल हॉल वाज द लार्जेस्ट बाई एरिया, एंड जो साइड में होते थे वो छोटे होते थे। और ये जो डिज़ाइन होता था इसको कहा जाता था कि हस्ट-बिहिस्ट। चिहिल सुतून एक डिज़ाइन है, उसको भी आप ज़रा देखेंगे, इसके साथ ही होता था। और चार बाग के अंदर ये एरिया होता था ये हस्ट-बिहिस्ट का। एक दूसरा जो इसका मीनिंग है हस्ट-बिहिस्ट का, वो है एक बुक लिखा अमीर खुसरो ने, जो काफ़ी ज़्यादा, हफ्त पैकर एक बुक था निज़ामी का, और शाहनामा फिरदौस का। इन बुक से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है ये किताब अमीर खुसरो की हस्ट-बिहिस्ट। तो कई बार नेट ऐसे जो टर्म्स होते हैं जहाँ पे आपको डाउट हो सकता है, जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, उनको वो पूछ लेता है। तो आप इसको इस तरह से देखें कि आपका इसको डिस्टिंक्शंस आपको पता हो कि एक तो हस्ट-बिहिस्ट एक आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट है, एक प्लान का नाम है, और दूसरा कि एक बुक का नाम है जो कि अमीर खुसरो ने लिखा है। राजा टोडरमल जो थे, उनके लिए जब फतेहपुर सिकरी में अकबर ने जो अपना सिटी प्लान किया और डेवलप किया, वहाँ पे उसने एक उनके लिए अलग से बिल्डिंग बनवाया था, बरादरी, और उसका भी डिज़ाइन जो था वो हस्ट-बिहिस्ट था। दूसरा जो हुमायूं टॉम आप देखते हैं दिल्ली में, वो भी जो है वो हस्ट-बिहिस्ट डिज़ाइन का ही एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ये हस्ट-बिहिस्ट, और जो टॉम दो तरह से लिखा जा रहा है यहाँ पे, बिहिस्त या बिहिस्त, इसके दो बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो आर्किटेक्चरल प्लान का, और दूसरा कि अमीर खुसरो ने एक किताब लिखी है इस नाम से। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, यहाँ हमने इसको ऐड किया। हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, जब्त सिस्टम। देखिए, जो रेवेन्यू सिस्टम है, ये आप इसको आइसोलेटेड करके नहीं देख सकते कि मुगल का क्या है और सल्तनत का क्या है, या फिर हर्षवर्धन के टाइम में क्या था। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि टैक्सेशन सिस्टम हमेशा से रहा है। तो जब्त सिस्टम इसका पार्ट है, और ये जब्त जो वर्ड है ये यूज होता है सबसे पहले टोडरमल के द्वारा किया जाता है। जब 1560 में, 1560 में ये अकबर के रेवेन्यू के हेड बनते हैं, फिनांस मिनिस्टर बनते हैं बेसिकली, तो तब ये टर्म यूज़ किया जाता है। जब्त का जो लिटरल मीनिंग है वो है एक तरह से कंट्रोल करना, रिस्ट्रेन करना, लिमिट करना, तो जब्त कर लेना। तो इसमें क्या किया गया, इसमें ऐसा सोचा गया, प्लान किया गया कि जो रीजन है, जो उनके पास अलग अलग एरियाज, प्रोविंसेस हैं, जिसको सरकार में बांटा हुआ था, तो जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पे अगर टैक्सेशन आप देखिए, टैक्सेशन और रेवेन्यू, मैं यहाँ पे दो टर्म्स पहले क्लियर कर दूँ आपको। जो रेवेन्यू होता है वो टोटल सम होता है, और उस पर जब आप टैक्सेशन, उस पर आप टैक्स लगाते हैं, तो जो टैक्स आप लगाते हैं और फिर जो सम आपके पास आता है, तो वो सरकार का रेवेन्यू हो जाता है। ठीक है, तो रेवेन्यू और टैक्स दो अलग अलग टर्म हैं। तो एक सिस्टम डेवलप किया गया कि हम कैसे एक फिक्स रेवेन्यू कलेक्ट करें, सरकार एक फिक्स रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करे, टैक्सेशन के द्वारा।
तो उसने क्या किया कि उसने टैक्स का एक पैरामीटर सेट किया और रूल बनाया। रूल क्या बनाया कि पिछले 10 साल में जिस तरह से उनकी उपज रही हो खेत की, उसके हिसाब पे अगले 10 साल तक टैक्सेशन लिया जाएगा, जो 1/3 के आसपास होगा, हाईएस्ट। अगर 3 केजी आपकी उपज है तो आपसे 1 केजी टैक्स के रूप में ले लिया जाएगा। तो उसको कहा गया दहसाला सिस्टम। तो जब्त सिस्टम को लागू करने के लिए दहसाला सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया। दहसाला में क्या था कि दहसाला में 10 साल तक जो पहले के आपके जो उपज है उसका एवरेज लिया जाता था और फिर अगले उसी एवरेज के आधार पे अगले 10 साल के लिए आपका टैक्सेशन फिक्स कर दिया जाता था। जब्ती को लागू करने के लिए दहसाला सिस्टम का उपयोग किया गया। जब्ती वॉज द आइडिया एंड दहसाला वॉज द मेथोडोलॉजी। यहाँ पे ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। ये राजा टोडरमल वही थे जिन्होंने काशी विश्वनाथ टेम्पल का 1585 में 1585 में अकबर के ही शासनकाल में इसको रीबिल्ट किया था। रिनोवेट करना तो थोड़ा यहाँ पे इम्प्रॉपर हो जाएगा। तो आप इसको जरा देखिए, काशी विश्वनाथ टेम्पल का हिस्ट्री अलग से देखिए क्या था। और दहसाला इज द अनदर टर्म दैट इज अंडरलाइन द मालवा रीजन वेयर द जब्ती सिस्टम वाज बेस्ट इम्प्लीमेंटेड। द रीजन इन गुजरात एंड बंगाल ये जब्ती सिस्टम लागू नहीं हो पाया। इसलिए लागू नहीं हो पाया कि ये नया अभी आया था शासन में। इसको अभी कब्जा किया था अकबर ने, काफ़ी लेट कब्जा हुआ। और फिर वो वहाँ पे दूसरे सिस्टम्स भी लागू थे। पहले सर्वे करना पड़ता था, 10 साल का टाइम लगता था उसको एक स्टैंडर्ड पे पहुँचने में। अलग अलग रीजन को बांटा हुआ था इन्होंने सर्कल्स में। तो इन सब वजहों से ये गुजरात और बंगाल के रीजन में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। सो इट इज़ an another important question from the perspective of net JRF examination, in which region the Dahsala system or the Jabti system was not implemented. So in the Gujarat and Bengal. So I hope it is enough to understand. The thing I want to add here कि जब्ती आप अकेले जब पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, हम इस पर एक अलग से लेक्चर करेंगे। बट इन बिटवीन जब इस चैप्टर की बात कर रहे थे वहाँ पे ये टर्म आया था तो मैंने इसको ऐड कर दिया। जब हम दहसाला की बात करते हैं तो गल्ला बक्सी को नहीं छोड़ सकते, और भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनको हम आइसोलेटेड करके देख नहीं सकते। इक्ता को समझना पड़ेगा पहले, फिर जाके जब्ती समझ में आएगा। महालवारी तक समझ में आएगा अगर आप इक्ता से समझना स्टार्ट करेंगे तो ये सारी बातें हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें मैं अलग से लेक्चर बनाऊँगा एक, इसकी बात हम करेंगे। फ़िलहाल हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, ये देखिए स्वामीमलई जो है एक जगह का नाम है, ये तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में है। चारुपल्लम पहले हमने एक जगह का नाम स्टडी किया था, उसी तरह स्वामीमलई है। ये देखिए स्वामीमलई जो एक विलेज डेवलप हुआ, यहाँ पे एक टेम्पल भी है, स्वामीनाथस्वामी टेम्पल। स्वामीमलई डेवलप ऐसे हुआ कि चोला पीरियड में बहुत सारे टेम्पल्स बने। तो स्कल्पचर जो होते थे, जो स्थापतिज कहते थे उनको, जिन्होंने आइडल्स मेक किए, उसको कास्टिंग किया, उसको पॉलिशिंग किया, सारा कुछ, उनका जो ग्रुप था वो अलग अलग टेम्पल्स को बनाता था और धीरे धीरे वो एक जगह सेटल हो गया। उस गांव का नाम स्वामीमलई है। सो स्पेशली फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि स्वामीमलई इज स्पेशली नोन फॉर द पीपल हु वर स्कल्पचर्स इन द पीरियड ऑफ चोला। और वो उस समय से अभी तक वो ट्रेंड चल रहा है। और हाल ही में 2008-9 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो इनका टर्म होता है वो इस गांव को मिला है कि जो ब्रॉन्ज आइडल्स होते हैं उसके लिए इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला है 2008-9 में। तो ये अभी भी आप देख रहे हैं कि ये इनका जो ऑक्यूपेशन है वो जिंदा है। एक और जो स्वामीनाथस्वामी टेम्पल के बारे में आपको स्पेशली जानना चाहिए यहाँ पे, वो ये बात है कि स्वामीनाथस्वामी, इसको अगर आप बाइफरकेट करें देखते हैं कि जो स्वामियों का नाथ है उसका स्वामी, इन दैट सेंस द गॉड ऑफ द गॉड, द फादर ऑफ द गॉड। सो लॉर्ड मुरुगन आपको पता है कि काफ़ी फेमस हैं और इन्हें मीनाक्षी के सन के रूप में देखा जाता है, मीनाक्षी को पार्वती के रूप में। तो इस तरह से मुरुगन को कार्तिकेय का रूप माना जाता है। और इस टेम्पल में दिखलाया गया है कि जो लॉर्ड मुरुगन हैं वो लॉर्ड शिवा को प्रणवम क्या होता है? प्रणव का मतलब होता है ओंकार, ओम का जो उच्चारण है, ओम। तो कार्तिकेय या मुरुगन लॉर्ड शिवा को ओंकार का उच्चारण सिखा रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये डिपिक्ट किया गया है, इवन उसको आप कार्व किया हुआ है वॉल पे, आप देख सकते हैं जाके। सो ये एक विलेज है जहाँ पे ये टेम्पल है। ये बैंक ऑफ कावेरी जो रिवर है वहाँ पे है। और इसको सेकंड अबोर्ड ऑफ मुरुगन आउट ऑफ 6 घर माने गए हैं मुरुगन के
ईश्वर के वहाँ पे, उसमें से दूसरा घर माना गया है इस स्वामीमलाई गांव को। तो स्वामीमलाई गांव जो है ये खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो 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 मुर्गन वाला कॉन्सेप्ट है और जो स्थपतिज का कंसेप्ट है, दैट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन, ऑल्दो in whole it is important for all the students. So further we move to the next topic. So it is the ManiGramam and Nana Deshi. They were basically itinerant ethnic Indian traders. Itinerant ethnic traders कौन होते थे? वो होते थे जो प्लेस टू प्लेस जाके विजिट करते थे और अपने आइटम्स को वो सेल करते थे। सो इन द 5th century CE कॉमन एरा हमें मनीग्रामम और नाना देशी जैसे दो टर्म्स का यूज़ स्टार्ट होता हुआ दिखता है साउथ इंडिया में। इसके अलावा भी दो तीन और ऐसे ग्रुप्स होते थे जो अनिरुबर और अंजुवन्नम, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने मेंशन किया है आपके लिए। ये टर्म्स जो है ये भी इसी तरह का itinerant एथनिक इंडियन ट्रेडर्स के लिए यूज होता था, जो कि घूम कर अपने सामान को बेचते थे। इसको आप जब चेट्टियार या जो श्रेणी उनके कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो आप देखते हैं कि ये वो लोग थे जो एक तरह से बैंकर थे, जो चेट्टियार थे या जो श्रेणी थे। मगर ये जो अटिनेरेंट एथनिक इंडियन ट्रेडर्स हैं, ये जो मनीग्रामम और नाना देशी हैं, ये उस तरह के बैंकर नहीं थे। ये इनको सेल करना होता था और अलग अलग जगह जाते थे। नाना देशी जो है वो होयसल जो एम्पायर था उसके टाइम पीरियड में काफ़ी पॉपुलर थे। नगरम जो होते थे वो लोकल मर्चेंट्स होते थे, जबकि ये जो नाना देशी हैं ये दूसरे किंगडम्स में जाते थे। नाना देशी डिफरेंट देश में, डिफरेंट स्टेट्स में जाते थे। तो आप इसको इस तरह से भी लिटरल मीनिंग भी ले सकते हैं कि नाना मीन्स डिफरेंट एंड देशी मीन्स कंट्रीज, और डिफरेंट कंट्रीज में विजिट करते रहते थे। एक तमिल इंस्क्रिप्शन मिला है हमें ताकुआपा थाईलैंड में, वहाँ से भी हमें मनीग्रामम के बारे में मेंशन मिलता है। सो ये दो टर्म हैं, इनको आपको दिमाग में रखना है कि किस तरह से ये डिफरेंट है चेट्टियार से। ठीक है, चेट्टियार भी इसके साथ ही पैरेलल एस्टैब्लिश थे, लेकिन चेट्टियार जो थे वो एस्टैब्लिश्ड लोग थे और वो एक उनका कम्युनिटी बाद में डेवलप हो गया। तो इसी तरह से मनीग्रामम और नाना देशी जो लोग थे वो भी उनका एक ग्रुप था, गिल्ड था, एक समूह था, लेकिन वो एक जगह टिक के अपना काम नहीं करते थे, वो अलग अलग एरियाज़ में मूव करते रहते थे टाइम टू टाइम। सो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था हमारे लिए। इसके साथ हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। हाँ, ये एक बुक है बेसिकली, ए वॉयज ऑफ टू सूरत इन द ईयर 1689। 17th सेंचुरी में जॉन ओविंगटन करके एक इंग्लिश क्रॉनिकल इंडिया आए। ये बेसिकली एक चैपलिन थे, चैपलिन क्या पादरी होते थे। तो वो आए थे, जो वॉयज आया था बेंजामिन वॉयज आया था वहाँ से। जो वॉयज होते थे ना, उसका जो शिप होता था उसके नाम पे उस वॉयज का नाम होता था। तो बेंजामिन शिप आया था जिसपे ओविंगटन साहब आए थे अलॉन्ग विद द फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते थे, जरा इनको आप अंडरलाइन है, ये तो आप इसको सर्च करें। फैक्टर्स जो ऑफिशियल ट्रेडर्स होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको फैक्टर्स कहते थे, जो फैक्ट्री में आके रहते थे। यहाँ पे फैक्ट्री जो होता था वहाँ पे कोई, आज के टर्म में आप फैक्ट्री, वहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं होता था, दैट वाज अ स्टोर हाउस, दैट वाज इन्वेंट्री। और वहाँ पे जो ट्रेड के जो आइटम्स थे उनको स्टोर किया जाता था। सो फैक्ट्री का जो आज का सेंस है मॉडर्न मीनिंग वो नहीं था उस टाइम के लिए, वो अप्रोप्रिएट नहीं है। सो वो चैपलिन बन के आए यहाँ पे, पादरी बन के, और 2 साल तक वो कोई सूरत में रहे और काफ़ी अच्छे से स्टडी किया। और ये एक बहुत ही फेमस बुक है, खासकर सूरत जो अर्ली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इस्टेब्लिशमेंट है 17th सेंचुरी में, उसको समझने के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने जो उस टाइम जो कस्टम्स थे, इंडियन कस्टम्स थे डिफरेंट रिलीजन के, हिंदुज़म, इस्लाम, पारसी, सभी के बारे में इसमें काफ़ी कुछ डिटेल में, स्पेशली जो स्कॉलर्स हैं उनका मानना है कि जो पारसी लाइफ के बारे में बहुत ही इसमें डिटेल में और बहुत ही एक्यूरेट राइटिंग है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शंस हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है, यहाँ पे मैंने इसको ऐड करना इम्पोर्टेंट सोचा कि कई बार ऐसा होता है कि जो मैच करना होता है बुक्स का, तो अगर आपको एक बुक का भी नाम उसमें पता है तो ईजी हो जाता है कई बार। तो क्या पता ये बुक अगली बार एग्जाम में हो, आपके 4 में से 4 ऑप्शन में से एक हो, तो इसको मिस नहीं कर सकते। और ये क्लास 7 में मेंशन है, इस बात को भी आप दिमाग में रखें, NCERT। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, ये एक और छोटा सा टॉपिक है, देखिए, द ब्लैक एंड वाइट टाउन। इसको आप ऐसे समझिए कि जब ब्रिटिशर्स जो ट्रेडर्स आए ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो उन्होंने फैक्ट्री बनाया अपना। फैक्ट्री वाज द प्लेस वेयर दे लिव। तो और वहाँ पे स्टोर करते थे सारा सामान हो। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे टाउन्स में उन्होंने अपना एक एरिया डेवलप करना शुरू किया। और
जो 3 उन्होंने टाउन पे प्राइमरीली कब्जा किया था वो था मद्रास, बॉम्बे एंड कोलकाता। वहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने ना जो इनके इनके जो सबऑर्डिनेट्स होते थे, जो कोलैबोरेट्स होते थे इंडिया के, उनके लिए इन्होंने एक अलग एरिया डेवलप किया। और जो ये खुद थे, ये खुद के लिए एक सुपीरियर, अपने आप का सुपीरियर रेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, एक अपनी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से इन्होंने अपने एरिया को बाइफरकेट किया हुआ था, बाउंड्रीज थे उसके, और जो वो जहाँ रहते थे उसको वाइट टाउन कहते थे, और जहाँ इनके जो इंडियन कोलैबोरेट्स, इंडियन अफ्रीकन भी थे उसमें, तो वो वहाँ जहाँ रहते थे वहाँ उसको ब्लैक टाउन कहते थे। तो ब्लैक टाउन जो था वो माना जाता था कि वो इन्फीरियर है, वहाँ के जो लोग हैं उनके जो कस्टम्स हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा पिछड़ा हुआ है, थोड़ा क्या काफ़ी पिछड़ा हुआ है, और वो खुद को सुपीरियर शो करते थे। यहाँ फिगर में आप देखिए कि ये कोलकाता का टाउन प्लानिंग दिखाया गया उस टाइम का। ये एक स्ट्रीट है, बीबी गांगुली स्ट्रीट आज का। यहाँ से आप देखिए कि इस तरफ का एरिया जो था इसको ब्लैक टाउन, और जो इधर का एरिया है यहाँ पे ये वाइट टाउन था, और ये वाला एरिया भी वाइट टाउन की तरह डेवलप हुआ। आज भी जब वहाँ के आप आर्किटेक्चरल एविडेंस देखेंगे जिस तरह से डेवलप हुआ, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे जो एरिया है वाइट टाउन का, वहाँ पे बिल्डिंग्स काफ़ी लेविश और इस तरह के थे, जबकि जो ब्लैक टाउन है वहाँ पे इस तरह का आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो हमारा आज का ये सारा विषय था। फिर आगे हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे, ब्लैक एंड वाइट टाउन वाले पे, और जो रेवेन्यू सिस्टम है उस पर अलग से हमें बात करनी पड़ेगी, एक पूरा लेक्चर बनाना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि अगला लेक्चर उसी पे रखूँ। बाकी आप लोग जो रिस्पांस कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और जो आपके सजेशंस हैं उनको मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी उसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो अब 15 अगस्त को आएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।